नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। आज मंथन में हम बात करेंगे जीत भारतीय जनता पार्टी की और प्रयास जो अन्य पार्टियों द्वारा किए गए हैं। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने दो बड़े दांव चले हैं। मुख्यमंत्री का नाम प्रोजेक्ट करने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना और सांसदों को अपने असर वाली सीटों पर जीत हार के लिए जिम्मेदार बनाना। तीनों राज्यों में 4 केंद्रीय मंत्री समेत कुल 18 सांसदों को सीधे विधानसभा चुनाव में उतारना इसी रणनीति का हिस्सा था। तीनों राज्य में पीएम मोदी ने 42 जिलों में अपनी रैलियों से करीब 250 विधानसभा सीटें कवर की हैं। यहाँ उनकी जीत का स्ट्राइक रेट 67% है। खास बात यह है कि इन इलाकों में बीजेपी ने 76 नई सीटें जीती हैं। इस तरह अगर ये लोकसभा चुनाव होता तो बीजेपी के 61 सांसदों में से 45 जीत जाते। तो नरेंद्र मोदी ने अगस्त से चुनाव तक कुल 42 जिलों में चुनावी रैली या कार्यक्रम किए हैं। इन रैलियों से प्रधानमंत्री ने करीब 250 विधानसभा सीटों को कवर किया है। राजस्थान में पीएम की रैलियों का प्रभाव 119 सीटों पर रहा। इनमें से 41 सीटें ही बीजेपी के पास पहले से ही थी। इस बार यहाँ बीजेपी को 74 सीटें मिली हैं, यानी पिछली बार से 33 सीटें ज्यादा मिली हैं। और मध्य प्रदेश में जिन 93 विधानसभा सीटों पर पीएम मोदी की रैलियों का प्रभाव रहा है, उनमें से 46 सीटें ही बीजेपी के पास थी। इस बार बीजेपी को यहाँ 70 सीटों पर जीत मिली है, यानी मोदी की रैलियों की वजह से बीजेपी को मध्य प्रदेश में 24 नई सीटों पर जीत मिली है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो बहुत ही प्रभावी ढंग से भाजपा का जो प्लान था बहुत अच्छे से यहाँ पेश आया। साथ ही साथ भाजपा या फिर हम लोगों की माने तो लोगों का कहना है कि जो घोटाले कांग्रेस के राज में हुए हैं छत्तीसगढ़ में, उसकी वजह से कांग्रेस कहीं ना कहीं नाकाम नजर आई है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास करती है। और यहाँ पर देखा जाए तो 3 राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीनों राज्यों की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके रखी है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं कल्पना शर्मा जी, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही साथ आलोक सोती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि एक समाज सेवी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सबसे पहले मैं आऊंगी कल्पना शर्मा जी आपके साथ। मैं मध्य प्रदेश की अगर बात करूं आपसे, तो जिस तरीके से चुनाव का प्रचार प्रसार हुआ, नरेंद्र मोदी आए, रैलियां हुई, कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की वजह से जरूर प्रभावी है, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर रैली करेंगे तो जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा मिलता ही है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी पूरा प्रयास रहा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब लोग यहाँ पर रैलियां करते हुए नजर आए, लेकिन जनता ने चुना तो मोदी को ही। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता स्नेहा जी कि जिस तरह से मोदी जी के आने के बाद मोदी गारंटी जो 3 राज्यों में जिस तरह से उसको जीत मिली है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। कार्यकर्ताओं से लेकर के जितने भी लोग, उनमें कहीं ना कहीं एक उम्मीद होती है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इनमें से 2 सीटें ऐसी थी जिसमें देखा जाए तो वैसे तीनों ही, लेकिन 2 तो स्पेशल ऐसी थी कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। तो जी। ऐसी स्थिति में वापस से मोदी जी ने आकर जिस तरह से मोर्चा संभाला और सबके बीच एक मैसेज देने की कोशिश की कि आप किसी चेहरे को मत देखिए, सिर्फ मुझे देखिए, गारंटी क्योंकि मैं हूँ। तो उन्होंने अपने आप अपने फेस पर चुनाव लड़ा। देश की बात करूं, जिस तरह से आप भी स्नेहा जी जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर 3 ही कटआउट लगे थे, जिसमें कि जी और जेपी नड्डा और आपके अमित शाह, ये तीनों ही फेस थे। मैसेज देने की कोशिश की और मध्य प्रदेश के दिल में मोदी, यही एक मैसेज देने की कोशिश की। कारगर सिद्ध हुआ। जिस तरह से कहा गया कि कुछ दिन पहले के जो सर्वे, जिसमें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान में तो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद पार्टी की टक्कर थी, लेकिन इन 2 स्टेटों में स्थितियां बहुत खराब दिखाई जा रही थी। संभालने के बाद जो जिस तरह से बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, ये अपने आप में साबित करता है कि आज भी सिर्फ एक ही फैक्टर काम करता है, वो है मोदी फैक्टर। तो अपने आप में एक बहुत कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने वाला चेहरा है और एक उम्मीद जगी है उन सारे लोगों में जो काफी लंबे समय से इस उम्मीद से थे कि आने वाले समय में फेस रहेंगे मध्य प्रदेश में या उन राज्यों में। जिस तरह से राजस्थान की बात करूं, राजस्थान में जिस तरह से एक नए चेहरों को
लेकर के उम्मीदें जगी है मध्य प्रदेश में, वो एक आस जगी है। सांसदों को मध्य प्रदेश में उतारा गया और उनको अपने क्षेत्र में संभाग वाइज जिस तरह से जीत हासिल की है, उसके अंदर एक आस है कि इस बार उन शहरों को भी सामने लाया जाएगा, शामिल किया जा सकता है। काफी उम्मीदों भरा एक समय है। और आज और कल मेरे ख्याल से 2 रातें ऐसी हैं जिसमें बहुत सारे चेहरे थे जिनको नींद आएगी नहीं, जिनको उम्मीदें हैं कि वो कहीं ना कहीं आज इस आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण भूमिका इन राज्यों में निभाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। नींद तो बहुत से लोगों की गायब होती नजर आएगी। कल्पना जी, बिल्कुल आपने सही कहा। आलोक सूती जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आलोक सूती जी, आपसे पहले आपके पास आऊँ उससे पहले मैं, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश मौर्य जी जुड़ चुके हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही साथ ऋषभ चंद्राकर जी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। आलोक सूती जी, आपके पास आना चाहूंगी। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है, और जीत ऐसी हुई है, लग रहा था छत्तीसगढ़ में कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। टक्कर देखने को मिल रही थी जब आंकड़े सामने आ रहे थे, क्योंकि 2-3 सीटों का ही अंतर दिख रहा था। जब आंकड़े स्क्रीन पे दिख रहे थे तो कहीं ना कहीं धड़कनें बढ़ी हुई दोनों पार्टियों में नजर आ रही थी। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि तीनों राज्यों में मोदी की जो गारंटियां हैं, यानी कि एक तरीके से हम देखें तो प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा दिखा है। हमेशा कहता आया हूं कि सफेद चादर पे जो भगवा रंग चढ़ा है उस पे हरी चुनरिया का कोई असर नहीं होता है। इस बात के बड़े गंभीर मतलब होते हैं, समझने के लिए इशारा ही काफी है। जी। आपने देखा जिस तरीके से सनातन पे हमेशा अटैक होता रहा, और जो तुष्टीकरण आपने देखा राजस्थान में, चाहे कन्हैया लाल का हो, चाहे रोड रेस का हो, जिसमें तुरंत 50,000 एक सरकारी नौकरी दी गई थी और कन्हैया लाल को 5 लाख रुपए देना मुश्किल हो गया था। जी। काफी आपने देखा मंदिरों का सड़क चौड़ी करने पे कितने पुराने मंदिर को जिस बेरहमी से तोड़ा गया, उनको शिफ्ट नहीं किया गया। और इसी तरह आपने देखा था, आपने छत्तीसगढ़ के अंदर एक श्रमिक जीता है जिसने 7 बार के विधायक को वहां से हराया है। उसका बेटा जो था, उसकी जो है सांप्रदायिक तनाव में उसकी हत्या हुई थी। तो ये जो सामाजिक मैसेज होते हैं ये बड़े स्ट्रांग होते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि भ्रष्टाचार एक्चुअली क्या होता है, आज के जमाने में सरकारी पैसे पे होता है। तो जो चूंकि आम जनता होती है उसको पास वो पैसा पहुंचता ही नहीं है, तो उसका उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। तो जो सामाजिक मुद्दे थे जो उन्होंने देखा, तुष्टीकरण होते हुए देखा विशेषकर, और उसका आप देख रहे हैं नॉर्थ में, आप देख रहे हैं राम की लहर चल रही है। आप राम के अस्तित्व को नहीं निकाल सकते। जिस तरह आज स्टालिन साहब ने सनातन के ऊपर अटैक किया और कांग्रेस ने शुरू में उसका समर्थन किया और बाद में पुरजोर कोई विरोध नहीं किया, इस तरीके की जो बयानात आ रहे थे उससे जो नॉर्थ इंडिया का जो हिंदू समाज है, जो कि राम का बहुत बड़ा भक्त है, उसके अंदर जो एक लहर जागी है भगवाकरण की, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है सामाजिक रूप से। बाकी आप कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, राष्ट्रवाद है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि हाँ धार्मिक कर सकते हैं, और साथ में आप जो कह रही हैं कि मोदी की गारंटी, हाँ ये है जो डायरेक्ट बेनिफिट मिलाया है। मोदी जी की जो सरकार 9 साल रही है उसने जो डिजिटलाइजेशन किया है, जिस तरीके से डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट आपको मिला है। अभी आपने देखा था कर्नाटका की जब हार हुई थी तो मैं आपसे बात करता था, शायद आप उस समय दूसरे चैनल में थी, तो मैं यही कहता था कि वहां से सबक ले लिया है मध्य प्रदेश ने, और उसने फौरन महिलाओं पे जो है निशाना साधा है और लाडली बहन योजना बना के तुरंत पैसा जो है डायरेक्ट बेनिफिट जो है उनको देना शुरू किया है। और देखा कि जल्दी जल्दी हर महीने जो है उन्होंने करा, और जो भावनात्मक जो कनेक्शन था मामा का अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, वो बड़ा रोचक था। करीब 21 योजनाएं चलती हैं, आप तो मध्य प्रदेश में रहती हैं, महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, स्त्रियों के लिए 21 योजनाएं थी जिसमें काफी डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा था। इन सब योजनाओं का आपने असर देखा। और विशेषकर मध्य प्रदेश की बात करें तो जो महिला है, जो 50% ऑफ वोटर है, नारी शक्ति है या नारी वंदना जो भी कहें, उसने खुल खोल के जो है, दिल खोल के जो है मामा यानी शिवराज जी का साथ दिया, और उसकी एक आपको ऐतिहासिक विजय आपको दिखाई पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, मध्य प्रदेश में तो लाडली बहनों ने अपने भैया को आशीर्वाद तो दिया ही है, बिल्कुल दिया है। रितेश मौर्य जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी, आपकी पार्टी ने सरकार बनाई है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन यहाँ पर टक्कर भी मिली है
कांग्रेस के द्वारा टक्कर भी दी गई है, क्योंकि आंकड़े जैसे सामने आ रहे थे, अगर मैं कल की बात करूं जिस दिन रिजल्ट थे, तो टक्कर तो देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर मोदी के चेहरे की, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे की अगर हम बात करें तो तीनों राज्यों में मोदी जी का चेहरा सामने लाकर उसके बाद चुनाव खेला गया है। विपक्ष हमेशा से कहता आ रहा है कि मोदी के चेहरे पर चुनाव खेल रहे हैं, और अभी भी आप हर जगह देखेंगे तो मोदी का मैजिक ही नजर आ रहा है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कयास क्या लगाए जा रहे थे, क्या छत्तीसगढ़ में क्योंकि मैं आपसे पहले भी जुड़ चुकी हूँ और सामने क्योंकि काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे आपकी भारतीय जनता पार्टी ही छत्तीसगढ़ में आने वाली है, तो क्या लोगों का रुख आप पहले ही जान चुके थे कि इस बार तो भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी? मैं दो तीन चीजें आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले देश टीवी के देश न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है और आपके द्वारा पूरे देश में बातें पहुंचाई जाती है। हमने चुनाव के पहले जो 5 साल हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने भारतीय कांग्रेस सरकार के जितने भ्रष्टाचार थे तो हमने सदन से लेकर के सड़क तक लड़ने का काम किया है। चाहे वो गोबर घोटाला होगा, चाहे पीएससी में घोटाला होगा, चाहे मोर आवास मोर अधिकार प्रधानमंत्री आवास योजना के जो 16 लाख ऐसे आवास से वंचित थे ऐसे लोग, उसको हमने उठाने का काम किया, विधानसभा का घेराव किया, बेरोजगारी भत्ते को लेकर के 25 जिले में हमने रोजगार कार्यालय का घेराव किया और युवा मोर्चा के पूरे 500 कार्यकर्ताओं का पूरे प्रदेश भर में एफआईआर हुआ है। तो ये बड़ा कटक है कि जनता ने देखा है कि हमारे संघर्ष को। दूसरी बात है कि हमने जो संकल्प पत्र मोदी जी की गारंटी लाए तो उसमें 3 प्रमुख बिंदु आपने देखा होगा कि हम 31 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 21 क्विंटल धान खरीदने का हमने वादा किया और एक मुफ्त में हम पैसा देने का वादा किया। इसको हमने किसान तक पहुंचाने में हम कामयाब है। दूसरा है कि महतारी वंदन योजना के तहत हमने 12,000 देने की घोषणा की, प्रत्येक माह विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपए देने का वादा किया, जिससे छत्तीसगढ़ में लगभग 1 करोड़ महिलाएं आती जो मतदाता हमारे लिए एक फिट पॉइंट का काम किए। हमने फॉर्म भरवा करके पूरे प्रदेश भर में 35 लाख फॉर्म हमने भरवाया, जिसका लाभ हमें चुनाव में मिला। और तीसरा जो हमारा फैक्टर रहा, युवाओं को बड़ा सपोर्ट मिला कि 7 से 8%, पिछले बार 5% युवाओं को फैक्टर था, इस बार जो 8 से 9% का जो फैक्टर मिला वो हमको एक लाभ मिला। तो छत्तीसगढ़ में युवा और महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक हमको भारतीय जनता पार्टी का जो जनादेश के रूप में हम सरकार में आते हैं और मोदी जी की गारंटी से कोई दो राय नहीं थी, वो जनता ने स्वीकारा है कि मोदी जी ने जो अभी तक देश के लिए किया है तो जनता ने विश्वास जताया कि छत्तीसगढ़ में भी डबल इंजन की सरकार आएगी तो छत्तीसगढ़ का भी चहुमुखी विकास डबल और अच्छे स्तर पे आगे बढ़ेंगे, इसलिए हमारी सरकार आने में कामयाब रहे। बिल्कुल ठीक है। ऋषभ चंद्राकर जी, आपके पास आऊंगी। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सी कांग्रेस की नाकामियों को खंगाला, जैसे भ्रष्टाचार, बहुत से घोटाले, ये सारी चीजों को साधते हुए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। क्या लगता है कहाँ, किस जगह पे, किस पॉइंट पे कांग्रेस पीछे रह गई? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जब घोषणा पत्र आया तो कांग्रेस और भाजपा का घोषणा पत्र आप देखेंगे तो अगर किसानों की कहीं बात किए हैं और 3100 देने की कहीं बात किए हैं ये और 21 कुंटल की बात की है, तो ये कहीं ना कहीं ये कॉपी है कांग्रेस का, क्योंकि ये जो है 15 साल तक सरकार में रहा, किसानों को उनके उपज का कभी भी सही रेट नहीं दिया, उसका आदिवासियों को सिर्फ शोषण करने का काम करते रहे। आदिवासी की बात अभी भी नहीं किया, लेकिन किसानों की बात अगर कहीं भी सफलता हासिल हुई है तो इसका दिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को जाता है। ये आज अगर किसानों की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में किसानों को उनकी उपज का सही देने की बात कर रहे हैं, सिर्फ मैनिफेस्टो में कार्य है, तो उसकी अगर सफलता जाती है तो कांग्रेस को जाती है। अब देखना ये होगा कि 15 सालों की तरह इन्होंने किसानों को छला है छत्तीसगढ़ में, ये अभी भी पूरा करेंगे कि नहीं, क्योंकि भरोसा तो इनपे कोई किया नहीं जा सकता है। फिर भी ये छल कपट करके सरकार बना लिया और इन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से चीज बोली, महतारी वंदन योजना का हमने हमको फायदा मिला। छल्ले का पड़ने का काम तो आपकी दूसरी सरकार ने किया था, अल्पकालीन ऋण माफ किया था और किसान को 25 रुपए टाइम पे माफ करने का किया तो 4 किस्तों में वितरण नहीं पाए, पिछले साल का भी तो बकाया हुआ है। नितेश मौर्य जी, ये सबर नहीं है, ये सबर नहीं है, मैं आपके पास आ रही हूँ, ये दिक्कत है। बोलिए ऋषभ जी, बोलिए। जी, इन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से माना कि महतारी वंदन का इन्होंने फॉर्म भरवाया, ये नहीं बताया कि किस योजना के तहत किस तरीके से उसको महतारी वंदन का फर्जी तरीके से फॉर्म भरवाया और महिलाओं को 1,000 रुपए दे के फॉर्म बनाया। ये पहला आपका इंस्टॉलमेंट है, इसके बाद अगले महीने से आपके
अकाउंट में आना चालू हो जाएगा। कौन से सरकार की योजना के तहत इन्होंने पहला जो आवेदन था वो 1000 रुपए दे के महिलाओं को, तो ये छल कपट करके भी सरकार में आने का काम किया। आप देखे होंगे कि इस टाइम महिलाओं का परसेंटेज बढ़ा है, महिलाओं का वोट का रेशियो बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं आज इनकी सरकार बनाने का एक रीजन जो है, महिलाओं को इन्होंने छल कपट तरीके से जो 1000 रुपए दे के प्लस फॉर्म भरवा के जो सरकार बनाए। आप देखे होंगे कि छत्तीसगढ़ में पिछले साल ये 14 सीट में निपट गया था। इस साल तो हम एक सम्मानजनक स्थिति पे हैं और वोट का रेशियो सिर्फ 3% का है। उसमें भी आप कुछ सीट में देखेंगे कि सिर्फ किसी में 16 सीट, कांकेर में हम 16 सीट से आ रहे हैं और अंबिकापुर में हम 94 वोट से आ रहे हैं, पत्थलगांव में 255 वोट से आ रहे हैं। तो कम से कम 10 सीट में हम 500 से 1000 के बीच में ऐसा और है जिसमें हम अभी हारे हैं, जीत नहीं पाए। तो आप वोट का रेशियो देखेंगे तो हम कोई पीछे नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो छल कपट, मोदी का चेहरा यहाँ पे नहीं बोला जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पे जनता का ठगने का काम किए हैं। चलो ठीक है, अब जीत गए हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश चुनाव के नतीजे हमारे रूप में रहे, लेकिन अभी भी मैं आपको बताऊंगा कि हमारा विश्वास अभी भी अडिग नहीं है। हम अभी भी अपनी मोहब्बत की दुकान का परचम बुलंद करते रहेंगे और हम जनादेश स्वीकार करते हैं और भाजपा को बधाई देते हैं, भाजपा के प्रवक्ता को बधाई देते हैं, उनकी पार्टी की सरकार बनी है और उम्मीद है कि ये जो जनता से वादे जो किए हैं उसको पूरे करेंगे। तो फिर हम तो एक कांग्रेस स्ट्रांग ऑपोजिशन के रूप में माना ही जाता है। हम जहां रहते हैं अपनी जो जिम्मेदारी बहुत मजबूती से निभाते हैं, तो हम बैठे ही हैं इनके लिए। तो अब देखना ये होगा कि कब से किसानों का वादा पूरा करते हैं, कब से महतारी वंदन का जो अनऑफिशियली फॉर्म भरा था उसको ऑफिशियली तरीके से उनको देने का काम करते हैं और जितने अन्य वादे हैं उसको पूरा करने का काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आलोक सुधी जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले रितेश मौर्य जी आप कुछ कह रहे थे जी। देखिए, लगता है मुझे ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत जो यहाँ चरितार्थ होती है, क्योंकि हार हो चुकी है तो अब स्क्रिप्ट में क्या बोला जाए, क्योंकि ईवीएम का जो बहाना था वो कांग्रेस के पास अब नहीं रहा, क्योंकि कर्नाटक, हिमाचल में सरकार बनाया है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उन्होंने सरकार नहीं बना पाए। तो अब ये छल कपट का बहाना बना रहे। भैया, चुनाव जीतने के लिए हमने जो संकल्प पत्र लाया है वो कारगर रहा। आपके घोषणा पत्र को जनता ने नकारा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब थे, उन्होंने हमारे जब 12 हजार की घोषणा, उन्होंने प्रथम चरण के चुनाव पे अपनी घोषणा किया, तो इसको स्वीकार करना चाहिए जनादेश को कि जनता ने अपनी सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना है और उनकी सेवा में कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार पीछे रह गई थी, इसलिए दोबारा हमको सरकार में चुना है। 15 साल सरकार में थे, हम फिर से हम सरकार में प्रचंड बहुमत से आए हैं। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि 25 तारीख को, जैसा हमने घोषणा पत्र में पहले ही कहा कि हमारा जो 2 साल का बकाया वो बोनस जो पूर्ववर्ती सरकार में था, हम उनके खाते में 6000 करोड़ रुपए डालने का काम करेंगे। और दूसरा, सबसे पहला हमारा वादा जी की शपथ होगी, सबसे पहला काम करेंगे 16 लाख लोगों का जो आवास है उस फाइल में हस्ताक्षर होगा, तो हम सभी को मिले। कांग्रेस कार्यकर्ता भी जो गरीब कार्यकर्ता होंगे उनको भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलेगा, 31 रुपए की सभी को मिलेगा। मुझे लगता है इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, हम आम जनता के लिए काम करने वाली पार्टी है, बिल्कुल ठीक है। चाहिए। ये बता दें कि मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़े। इनसे प्रश्न है मेरे कांग्रेस प्रवक्ता की मित्र से कि उन्होंने राहुल गांधी के चेहरे पे चुनाव क्यों नहीं लड़ा। राहुल गांधी जी के चेहरे पर वो चुनाव लड़के देखते। अभी देश में आप इंडिया अलायंस बनाए हैं, लोकसभा में आप परिणाम देख लेंगे। हमारा 400 का आंकड़े का लक्ष्य है, आप कितने आंकड़े में आना चाहेंगे आप देख लीजिए। ठीक है ठीक है, मैं जवाब लूंगी जरूर। ऋषभ जी आपके पास आऊंगी, लेकिन आलोक सोती जी आपके पास भी आना चाहूंगी। जी 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 बोलिए। जी, मैं एक बात ये कहना चाह रहा था कि मेरी उम्र 58 साल हो गई है और मैंने हमेशा जिंदगी में देखा कि वोट के लिए पैसा नेताओं को देना पड़ता है। आज पहली दफे इस गोष्ठी में पता चल रहा है कि महिलाओं से 1000 रुपए बीजेपी ले लिए हैं और वोट भी दे रहा है। ये उल्टी गंगा कब से बहने लगी मेरी समझ में नहीं आई। मुझे बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि बहुत ही मतलब गंगा जो है बिल्कुल वास्तव में जो है बंगाल की खाड़ी से होती हुई जो है गंगोत्री कर जा रही है। जी ऋषभ जी, इन्होंने गलत सुना है। हाँ, इन्होंने गलत सुना है। हाँ। मैं आलोक सोनी जी, आप महतारी वंदन योजना के बारे में शायद तक जानकारी नहीं होगी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने महिलाओं को दिया 1000 रुपए कि आपका पहला इंस्टॉलमेंट है। अगले बार से जब हमारी सरकार बन जाएगी तो हर महीने आपको 1000 रुपए आपके खाते में चालू हो जाएंगे। बकायदा फॉर्म भरवाए, तो ये बताया कि इस योजना के तहत ये फॉर्म भरवाए हैं। उसके बाद फिर वो जो फॉर्म भरवाए कचरे के ढेर में पड़ा हुआ मिला। किस महिला को आप गलत सुने आलोक सोनी जी, आपको करेक्ट करना चाहूंगा मैं। जी जी, मैं हमेशा यही कहता आया हूँ कि जो डीबीटी होती है
उसको एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आप जो है वोटों का जो है आप खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे दो चीज आई है, एक फ्री भी होता है और एक सोशल वेलफेयर के लिए, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो है उसका काम ही है लोकतंत्र में कि आपको वेलफेयर सोसाइटी है, आपको वेलफेयर करना है। तो इसको फ्रीबी यानी कि रेवड़ी बांटना और किसी के सामाजिक कार्य में इसको देना, इसको अंतर करना बड़ा मुश्किल है। हमारा जो चुनाव आयोग है वो भी नहीं कर पा रहा है, उस पर कोई रोक नहीं लगा पा रहा है। लेकिन जो चल रहा है उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की प्रक्रियाएं चल रही हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो वोटर्स को, अगर माना जाए तो वो वोटर्स को डायरेक्ट दिया जा रहा है। इस बात में कोई कुरेज नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है। मैं कल्पना शर्मा जी आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ, डिस्कशन हुआ यहाँ पर, निकल के एक चीज आई कि छल कपट से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में जीत गई है, आपकी क्या राय है इसमें? कौन करता है, क्या करता है, सब जानती है। कल्पना शर्मा जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, बोलिए। मध्य प्रदेश की कल्पना शर्मा जी मैं चाहूंगी दोबारा से आप वो करिए, क्योंकि आवाज आपकी आ नहीं पा रही है। जब तक मैं रितेश मौर्य जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बोलिए। आ रही है आपको मेरी आवाज स्नेहा जी? बिल्कुल 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 क्लियर आ रही है। स्नेहा जी, सबसे बड़ी बात है कि छल कपट की बात, आप एक तरह से जनता की भावनाओं को नकार देते हैं जब आप इस तरह के आरोप लगाते हैं। क्या जनता इतनी नहीं समझती? जनता जानती है कि उनके हित में कौन सी सरकारें क्या काम करती हैं। आप सनातन के विषय में उनका सीधा स्टेटमेंट आपके अलायंस देते हैं, आप खामोश रह जाते हैं, विकास के कार्यों की बात नहीं होती। जनता के बीच महंगाई, बेरोजगारी, इन विषयों पर जो आपको स्टैंड लेना चाहिए विपक्ष होने के नाते, की बात नहीं करते, जनता की नब्ज पकड़ने की बात नहीं करते, और बाद में एलिगेशन लगा देते हैं आप उस जनता से कि वो किसको मेजोरिटी के साथ सत्ता में लेकर आती है। मीडिया को हमेशा ब्लेम कर देना, कहीं ना कहीं कांग्रेस या इनके अलायंस पार्टियों का यही रहा कि लेकिन धरातल पर आकर काम करनी है, बचना ज्यादा अच्छा समझते हैं किसी और के ऊपर ब्लेम डालने से। अच्छा चिंतन करने की आवश्यकता है, किन कारणों से सारी स्टेटों में इस तरह से करारी हार हुई है, किन कारणों से? क्या ये चिंता का विषय नहीं है? नकार दिए जाते हैं वो चेहरे जो सिर्फ और सिर्फ कार्यालयों में बैठकर डिस्कशन करते हैं, वो जनता के बीच जाते ही नहीं। तो ऐसे फेस को आप थके हुए चेहरों को स्टेट की जिम्मेदारी देने की बात करते हैं। कहीं ना कहीं पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किन चेहरों पर दांव खेलते हैं और उनको बहुत आवश्यक है। थके हुए चेहरों से अच्छा युवा चेहरों को लेकर आइए और गुटबाजियों से बचिए। क्या जनता बहुत अच्छे से सबको समझती है और वो अपने डिसीजन लेना जानती है, उनको आप किसी भी तरीके से झूठ या फरेब की राजनीति के चक्कर में उलझाकर गलत साबित नहीं कर सकते। ठीक है ठीक है ठीक है। रितेश मौर्य जी ने ऋषभ जी आपसे एक सवाल पूछा है कि आप, जैसे कि कांग्रेस हमेशा से कहती है कि मोदी के चेहरे पे चुनाव खेला जा रहा है, तो आप राहुल गांधी जी के चेहरे पे आपने क्यों नहीं चुनाव खेला? जी मैं इनका जवाब देता हूँ। मैं देने का मैं बताता हूँ कि छत्तीसगढ़ में हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और स्ट्रॉन्ग चेहरा है भूपेश बघेल का। हम उनके भरोसे पे चुनाव लड़े, भरोसे के चेहरे पे, भरोसे की सरकार पे चुनाव लड़े थे, जनता ने मैंडेट नहीं दी। इसका क्या रीजन था हम मीमांसा करेंगे और इस पे मीटिंग जो भी होगी सीनियर नेताओं को निकल के आएगी किस रीजन से हमको मैंडेट नहीं मिल पाया। लेकिन हमारे पास छत्तीसगढ़ में अभी भी बोल रहे हैं हम हारे चुके हैं चुनाव, हम स्वीकार कर रहे हैं, जनादेश स्वीकार कर रहे हैं, बधाई भी दे रहे हैं, लेकिन अभी भी बोल रहे हैं कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग चेहरा है, बहुत स्ट्रॉन्ग चेहरा है भूपेश बघेल के रूप में। तो हमको जरूरत नहीं, राहुल गांधी जी देश के नेता हैं जी। हमको छत्तीसगढ़ में हमारे पास चेहरा है, इनके पास तो ये दिवालेपन से गुजर रहे थे। छत्तीसगढ़ में तो मुद्दे के दिवालेपन से थे ही थे, प्लस ये चेहरे के दिवालेपन से भी गुजर रहे थे। इनके आपस में लड़ाई थी, इनके अरुण सौ में लड़ाई थी, रमन सिंह में लड़ाई थी, आपस में बन रही थी। केंद्रीय इनकी जो आके यहाँ पे बैठना पड़ा था। अमित शाह जी महीने में कम से कम 15 दिन यहाँ थे कंटिन्यू चुनाव के टाइम पे यहाँ पे आ जाया करते थे। छत्तीसगढ़ में मुद्दे के दिवालेपन से गुजर रहे थे। तो किस हिसाब से ये बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में हम हमारे पास चेहरा नहीं था, चेहरे के दिवालेपन अपना देखे क्या था हमारे पास भूपेश बघेल जी थे एक स्ट्रॉन्ग चेहरे के रूप में, और अभी भी है। और हारा है, हारा है।
ठीक है, तरबूजा जहाँ 0 ठीक है, है। ठीक है ऋषभ जी, रितेश मौर्य जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को उनके मुख्यमंत्री पर विश्वास था, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के भी अलग मायने हैं, अलग स्ट्रैटेजी है और अलग विश्वास होता है अपना, सबका अलग अलग विश्वास होता है। लेकिन यहाँ पर जनता की अगर बात करें तो जनता ने चुना तो भारतीय जनता पार्टी को ही है। क्या नीतियां पसंद आई जनता को, क्या स्ट्रैटेजीज पसंद आई, चुना तो भारतीय जनता पार्टी को ही है। मैं यहाँ पे चर्चा को विराम देना चाहूंगी क्योंकि समय मेरा समाप्त हो चुका है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा खेल खेला है। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की बात करें, नेताओं की बात करें, कार्यकर्ताओं की बात करें, प्रधानमंत्री से लेकर कार्यकर्ताओं तक सब इस चुनाव में लगे हुए थे, जोरों शोरों से लगे हुए थे, दिन रात लगे हुए थे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मेहनत जो है वो कामयाब हुई है, भारतीय जनता पार्टी अपने मुकाम तक पहुंच गई है। अब देखना ही होगा क्योंकि विधानसभा चुनाव को लोकसभा का सेमीफाइनल माना गया है, तो सेमीफाइनल में तो भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। अब लोकसभा की बारी आई है और लोकसभा की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं, लगातार तैयारियां हो रही हैं, नीतियां बन रही हैं, रणनीतियां बन रही हैं। देखना होगा कि कौन सी पार्टी अब इस बार लोकसभा में सामने आती है और कैसे टक्कर होती है, ये सबसे बड़ी बात देखनी होगी। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।